एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों निगम को एक करने की कवायद शुरू करने के बाद चुनाव समय पर होगा या नहीं, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल असमंजस की स्थिति में है। इस बीच चर्चा ये है कि आज को संसद में दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीनों नगर निगमों को एक करने का खाका तैयार कर लिया है और उसे सोमवार को यानी आज होने वाली संसद की कार्यवाही में शामिल किया जा सकता है। अगर संसद में केंद्र सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो इससे ये भी तय हो जाएगा कि आखिर नगर निगम के चुनाव कब कराए जाएंगे। गौरतलब हो कि संसद का बजट सत्र चल रहा है, ये आगामी 8 अप्रैल तक चलेगा। केंद्र सरकार को संसद के इसी सत्र में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के संबंध में निर्णय लेना है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग को 18 मई तक चुनाव कराने हैं और इस कारण सरकार को चुनाव के बारे में कोई भी फैसला 16-17 अप्रैल से पहले लेना है, क्योंकि आयोग को चुनाव कराने के लिए करीब 29 से 30 दिन पहले घोषणा करनी होती है। चर्चा ये भी है कि वर्तमान निगम पार्षदों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल तीनों नगर निगमों को एक करने का ये प्रस्ताव आज संसद में लाया जा सकता है। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? तीनों नगर निगमों को एक करने का प्रस्ताव संसद में आज लाया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी? राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी तीनों नगर निगमों का चुनाव जो है, तीनों नगर निगमों को एक करने का प्रस्ताव दिल्ली में लाया जा सकता है संसद में, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तीनों नगर निगमों को एक करने की बात की जा रही थी और केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप भी लगाए गए थे कि चुनावों को इसलिए टाला गया है कि दिल्ली सरकार ने कहते हैं निगम का जो 13,000 करोड़ रुपया है वो नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निगम कर्मचारियों को परेशानियां हो रही हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं चुनाव को टाला गया था। मगर यहाँ पर आज संसद में एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिसके अंदर तीनों नगर निगमों को एक करने की कोशिश की जाएगी और यहाँ तक कि जो खाका बनाया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उसके अंदर तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ साथ नगर निगम का काम क्या किस तरीके का होगा, ये सारा जो है वो आज सदन के अंदर रखा जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के द्वारा कि निगम को चुनाव जो है वो इसलिए टाले जा रहे हैं कि भाजपा जो है वो अपनी रणनीति को छुपाना चाहती है, यानी कि जो भ्रष्टाचार किया गया है वो छुपाना चाहती है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो थी वो लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज सदन के अंदर प्रस्ताव रखा जाएगा और तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी अगर तीनों नगर निगमों को एक कर दिया जाता है तो चुनाव कब होंगे और किस तरीके से होंगे। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 18 मई से पहले ही चुनाव को कराना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि लगातार कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर चुनाव की जो प्रक्रिया वो किस तरीके की होगी ये स्पष्ट हो जाए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा के ऊपर आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं भाजपा की जरूर मुश्किलें बढ़ रही थी, मगर अब जिस तरीके से सदन के अंदर प्रस्ताव रखा जाएगा उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा चुनाव कब होंगे और किस तरीके से करवाए जाएंगे। जी आज अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो ये भी साफ हो जाएगा कि चुनाव कब कराए जाएंगे। क्या समय पर चुनाव होने की कोई संभावना दिख रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें समय पर चुनाव होने की, यानी कि 18 मई से पहले अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये भी कोशिश कर रही है 18 मई से पहले ही चुनाव कराए जाए ताकि जो समय सीमा है वो उसी आधार पर किए जाए चुनाव। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से चुनाव अभी जो प्रक्रिया चल रही है और सदन के अंदर तीनों नगर निगमों को एक करने की कोशिश की जाएगी, उसके अंदर प्रस्ताव रखा जाएगा, वो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावों को टाला जाएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि चुनावों को टाला जा रहा है और कहीं ना कहीं
कहीं भाजपा जो है वो हार की वजह से चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है, तो आरोप प्रत्यारोप जरूर है, मगर इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है आज दिल्ली के अंदर कई जगहों पर, यानी कि कई वार्डों के अंदर की बात करें या फिर कई इलाकों के अंदर बात करें, वहां पर भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं रणनीति के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किए जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं केंद्र भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि तीनों नगर निगमों को एक किया जाए, और जो कहीं ना कहीं बकाया राशि है यानी कि 13,000 करोड़ रुपए की दिल्ली सरकार के द्वारा वो कहीं ना कहीं निगम को मिल सके। मगर अब लगातार देखना होगा कि सदन के अंदर किस तरीके की कार्रवाई होती है और किस तरीके का प्रस्ताव रखा जाता है। जी, अगर तीनों नगर निगमों को मिलाया जाता है राजीव, तो कितना खर्चा आएगा और इसी के साथ कितना समय इसमें लग सकता है, विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को एक करने की कोशिश कर रही है और आज सदन के अंदर प्रस्ताव रखा जाएगा, कितना समय लगेगा ये केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कितना समय लगेगा। मगर हाँ, ये जरूर स्पष्ट है कि लगभग 1 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया अपनानी होगी, ताकि चुनाव जो है वो 18 मई यानी कि समय सीमा के हिसाब से ही तय हो सके। मगर यहाँ पर अभी तक जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल रुकी हुई है। यहाँ पर की बात करें जिस तरीके से लगातार सदन के अंदर कार्रवाई होगी, प्रस्ताव रखा जाएगा, वो प्रस्ताव किस तरीके का होगा, और जो वार्डों की संख्या को कम करने की बात की जा रही है, क्या इस प्रस्ताव के अंदर वार्डों को वाकई में ही कम किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कह सकते 272 वार्ड है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली कह सकते दिल्ली छावनी के अंदर की बात करें तो वहां पर भी लगातार कहीं ना कहीं 8 वार्ड जो अलग से है, जिनका चुनाव अलग से होता है। जी, अगर ये तीनों नगर निगम एक होते हैं तो दिल्ली में कितना बदलाव संभव है राजीव? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगते थे कि नगर निगम जो है वो काम नहीं कर रहा, एमसीडी जो है वो काम नहीं कर रही, ईस्ट दिल्ली की बात करें वहां पर भी काम नहीं किया जा रहा है, और जो बारिशों के अंदर हालात थे वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आते थे, और बार बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के और एमसीडी को कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ता था सैलरी को लेकर, सैलरी समय पर नहीं मिलती थी। मगर अगर तीनों नगर निगमों को एक कर दिया जाता है तो सीधे सीधे कहे तो केंद्र सरकार के हाथ में ही नगर निगम रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सैलरी को लेकर जो दिक्कतें है यानी पैसे को लेकर जो दिक्कत है वो केंद्र सरकार डायरेक्ट निगम के हाथ में देगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो पैसे का लेन देन है या फिर क्या सैलरी के जो लेन देन है वो दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं हो पाएगा, सीधा केंद्र सरकार एमसीडी को यानी कि निगम को सीधा फंड मुहैया कराएगी, जिसके कहीं ना कहीं जो परेशानियां है वो कम होती हुई नजर आएंगी। जी राजीव, फिलहाल अगर देखा जाए तो 1 महीने पहले जो है वो चुनावों की घोषणा करनी होती है निर्वाचन आयोग द्वारा। 18 मई तक कार्यकाल पूरा हो रहा है, 18 मई तक चुनाव करवाने जरूरी है, यानी कि 18 अप्रैल से पहले 16-17 अप्रैल तक सरकार को अपना पूरा फैसला और निर्वाचन आयोग को तारीखों का चयन करना होगा कि ताकि 18 मई तक तमाम जो चुनाव है वो पूरे हो जाए। लेकिन अगर 1 महीने का समय तीनों नगर निगम को एक करने में लगता है तो 21 मार्च से अगर हम आंकलन करें, आज अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको एक करने में भी समय लगेगा, प्रस्ताव के बाद प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, उसको इम्प्लीमेंट उसका होगा, तो ये समझिए कि 1.5 से 2 महीने तो इसी में लग गए, तो फिर चुनाव समय पर कैसे होंगे? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार के द्वारा आज प्रस्ताव को पारित करवा भी दिया जाता है, सदन के अंदर रख भी दिया जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया होगी, और जिसके आधार पर कहीं ना कहीं लगभग 2 महीने के करीब जो है वो चुनाव को टाला जा सकता है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि चुनाव को टाला जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं हार का डर दिख रहा है, इसलिए भाजपा जो है वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से बात करें राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से 18 मई तक चुनाव को कराना बहुत जरूरी है, और यहाँ तक की बात करें 16-17 अप्रैल के लिए प्रस्ताव को पारित करके और चुनाव आयोग को निर्णय लेना होगा, तो लगातार कोई ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है, मगर वो कोशिश अभी भी कहीं ना कहीं डिले होती नजर आ रही है, और चुनाव जो है वो लगभग 2 से 2.5 महीने के करीब जो है वो टलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है आज कहते सदन के अंदर जो प्रस्ताव रखेगी, अगर वो समय पे नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं जो चुनाव जो टालने की प्रक्रिया है शायद वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाई जा सकती है। मगर अभी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप बिल्कुल लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है कि चुनावों को टाला जा रहा है सिर्फ हार की वजह से। जी, नगर निगम के चुनाव टाले जा सकते हैं, और इसके साथ चर्चा ये भी है कि अगर चुनाव टाले जाते हैं, और चर्चा क्योंकि इसलिए ये है कि निगम पार्षद जो है इस समय के, उनका कार्यकाल बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जाए और चुनाव भी टाल दिया जाए तो आखिर नगर निगम चलेंगे कैसे तीनों?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीनों मेयरों की, अगर समय सीमा यानी कि कार्यकाल की जो समय सीमा है, अगर वो उसको नहीं बढ़ाया जाता तब कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से चुनावों को टालने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि चुनावों को हार की वजह से टालने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से आज प्रस्ताव रखा जाएगा वो भी कहीं ना कहीं यही इशारा करता हुआ नजर आता है कि लगभग 2-2.5 महीने के करीब जो है वो चुनावों को टाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जरूर कटघरे के अंदर घिरती हुई नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से आज सदन के अंदर प्रस्ताव रखा जाएगा और कहीं ना कहीं चुनाव तीनों नगर निगमों को एक करने की कोशिश की जाएगी, मगर कहीं ना कहीं भाजपा को यह भी समझना होगा जो तीनों मेयर है उनके जो कार्यकाल है उनको भी बढ़ाना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। और इसी को लेकर फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी, उनका कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप फिर झेलना पड़ सकता है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद रविवार को आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के पंजाब में सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पंजाब में अपने सभी विधायकों के साथ मीटिंग की है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हुए और विधायकों को संबोधित कर पार्टी के उद्देश्य और काम करने के तौर तरीके बताए। आप विधायकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने जनता का काम कितना करना तो दूर, अभी तक अपना नए मुख्यमंत्री भी नहीं चुन पाई है। हमारे भगवंत मान मुख्यमंत्री भी बन गए और लोगों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले भी किए हैं। मान साहब ने पिछले 3 दिनों में पंजाब की जनता के लिए जबरदस्त काम किया। अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में की पंजाब के युवाओं के लिए 25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। इससे लोगों में अच्छाई की उम्मीद जगी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात पंजाब की कर रहे हैं, जहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से जो फैसले लिए गए हैं उसको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सराहा। और पंजाब में जो फैसले भगवंत मान द्वारा किए गए हैं, भगवंत मान की पहली कैबिनेट में 25,000 नौकरियों की घोषणा जो की गई, इसको उन्होंने अच्छाई की उम्मीद जगी है ये बताया और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और मान साहब ने पिछले 3 दिनों में पंजाब की जनता के लिए जबरदस्त काम किया, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। आज मैं बहुत खुश हूं और बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। उसके 2 कारण हैं। एक तो पंजाब के लोगों ने जितना प्यार दिया, अभूतपूर्व प्यार दिया, इतने वोट दिए, इतनी सीटें दी, सारे पुराने नेताओं को हरा दिया। एक तो वो कारण है। और दूसरा कारण है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में मान साहब तो सी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। जिस तरह से आपने ओथ के वक्त पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया, 3 करोड़ पंजाब के लोगों ने शपथ ली। मेरे पास ढेरों मैसेज आए, मेरे पास ढेरों लोगों के फ़ोन कॉल आए कि सर आज मैं भी टीवी के सामने बैठ के मैंने भी शपथ ली। जितने लोग वहाँ गए थे उनको भी ये लगा, पंजाब के लोगों को पहली बार ये लगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा एहसास था पंजाब के लोगों को।
इसी खबर पर चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से भगवंत मान ने 25,000 नौकरियों का जो फैसला लिया है, उसको लेकर लगातार उनकी सराहना की जा रही है और अरविंद केजरीवाल ने भी उनकी सराहना की। फिलहाल एक बार फिर से इसी बात पर चर्चा करेंगे अमित के साथ, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात पंजाब की कर रहे थे, जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार अपने काम कर रही है और इसी को लेकर उनकी सराहना भी की जा रही है। जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से भगवंत मान ने पहली कैबिनेट में फैसला लिया, उसके बाद कल भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों ने विधायकों को जो संबोधित किया वर्चुअली, उसमें काफी तारीफ की गई है केजरीवाल द्वारा भगवंत मान की। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि कल एक विधायक दल की मीटिंग इसे कंसिडर कर लीजिए आपके, उसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और उसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक वहां मौजूद थे। इसमें सीधे तौर पे हम कहें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से बकायदा गाइडलाइंस और पंजाब में सरकार कैसे चलेगी इसमें खुद भगवंत मान की तरफ से भी अपने अपने पॉइंट्स रखे गए, उन्होंने कई चीजें हाईलाइट की गई। सबसे पहली बात जो अरविंद केजरीवाल ने की कि उन्होंने सब कुछ मंजूर है, पर एक चीज जो बिल्कुल मंजूर नहीं सरकार में, जो आम आदमी पार्टी सरकार चली, इस चीज को क्लियर कर दिया कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। उसके बाद उन्होंने एक चीज और क्लियर कर दी कि आम आदमी पार्टी एक सिंगल टीम की तरह काम करेगी, कोई भी अलग अलग काम नहीं करेगा, कि भगवंत मान के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को एक सिंगल टीम की तरह काम करना है। इस चीज पे भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी तरह की ब्रोकरिज्म नहीं नजर आएगी आम आदमी पार्टी में। इस चीज पे उन्होंने बकायदा हाईलाइट किया है कि सभी विधायकों को एक सिंगल टीम की तरह काम करना है। उसके बाद सभी मंत्रियों के लिए एक और चीज स्पेसिफाई कर दी कि सभी मंत्रियों को टारगेट स्पेसिफाई कर दिया गया है। देखिए आमतौर पर ये होता है कि जब कोई मंत्री बन जाता है तो उसका औहदा फिक्स हो जाता है, पर आम आदमी पार्टी ने तो एक स्टेप और आगे लेके गए, बकायदा टारगेट्स दिए गए सभी मंत्रियों को, और अगर टारगेट्स नहीं पूरे किए गए तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ये चीज भी क्लियर कर दी गई है। तो आम आदमी पार्टी ने एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फ्रंट दिया है लोगों को, बिल्कुल एक जो खरा मैंडेट लोगों ने दिया है उसके लिए वो बहुत ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए। खुद भगवंत मान भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। भगवंत मान ने अपने विधायकों के लिए सीधी सीधी नसीहतें दे दी हैं कि आपने अपने अपने एरियाज में अपना एक परमानेंट दफ्तर बनाना है, वहां पे आपने लोगों से मिलना है। तो चंडीगढ़ से जो वीआईपी कल्चर उसे खत्म कर दिया है। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ आपने आना है, बस काम करने के लिए आइए, जो जरूरी है उसके लिए आइए, पर आपकी प्रायोरिटी आपका हल्का रहने वाला, आपका क्षेत्र रहने वाला, वहां पे आपको अपने बकायदा परमानेंट दफ्तर बनाने हैं और वहां पे लोगों से मिलना और सबको एक जैसा ट्रीट करना है। उसके बाद जो 25,000 नौकरियां अगर हम कहें कि भगवंत मान की तरफ से जो लीग पंजाब के लोगों को तोहफा दिया गया, उसके लिए भी उन्होंने बकायदा चीज क्लियर कर दी विधायकों को कि आपने किसी की भी सिफारिश नहीं करनी है। इस चीज पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने किसी की सिफारिश नहीं करनी है, क्योंकि सिफारिश से कई बार जो योग्य लोग होते हैं, योग्य बच्चे होते हैं पंजाब के, वो रह जाते हैं। तो किए थे उन्होंने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिया और एक बिल्कुल पॉजिटिव और एक कंबाइंड फ्रंट के साथ आम आदमी पार्टी आगे नजर आती है, नजर आ रही है। हाँ, बीच में एक पॉइंट जरूर उठाते कि ऐसे पार्टी के कई सीनियर नेता थे जो उनको पहले था कि उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, पर उनको नहीं मिली। पर इस चीज के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल ने पहले ही शांति बना दी है। पार्टी में किसी तरह का बवाल उठे उससे पहले ही सारे मसले सुलझाने की कोशिश की और सभी को क्लियर कर दिया है कि आप भले ही मंत्रिमंडल में नहीं है, आप अपने आप को उनसे कम ना समझे, आपके पास ये बकायदा उतनी योग्यता है, आप बकायदा अपने एरिया में जाके काम करें कि लोगों को आपको उतना ही प्यार मिले जितना एक मंत्री होने पे आपको मिलता है। जी ठीक है, ये बातें भगवंत मान ने क्लियर की है, यानी कि ये साफ है कि वीआईपी कल्चर पूरे तरीके से खत्म कर रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट हमने देखी है शुरुआत से आम आदमी पार्टी। तो अब वीआईपी कल्चर जब खत्म कर रही है तो विधायकों का इस पर क्या रुख है? क्या वाकई विधायक अपने हल्के में रहकर काम करने को तैयार है?
जी बिल्कुल, विधायकों से कल हमने बात की थी, तो वह मीटिंग के बाद विधायक आए थे, मीना मित्तल जो आप कहें कि विधायक है, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने क्लियर कर दी थी जो एक टारगेट दिया गया है हर विधायक और मंत्री को, वो उससे बहुत ज्यादा खुश है कि अगर आपके अंदर टारगेट है, आपके अंदर प्रेशर है, तो आप उल्टा ज्यादा अच्छा काम करेंगे। उससे दूसरा है कि अपने हल्के में आपने एक परमानेंट ऑफिस बनाना है। तो उनका चीज और ये कह रहा था कि जब हमने अपने हल्कों पे काम करना है, तो इस परमानेंट ऑफिस होने से उल्टा हमारे लिए आसानी होगी, लोग हमारे पास और ज्यादा आसानी से पहुंच सकेंगे। क्योंकि सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी की पॉलिसी शुरू की गई है कि हम लोगों के पास जाएंगे, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, और ऐसे में एक दफ्तर, एक लोग परमानेंट पॉइंट होने से लोगों के पास हमें पहचानना और हमारे पास आना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो आप सिर्फ पार्टी हाईकमान की वजह से और जो टारगेट दिए जा रहे हैं, उसका सीधे सीधे स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे हम लोग लोगों के और ज्यादा बचेंगे और लोगों से हमें और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और हम लोगों के लिए और बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है। अब लेकिन अमित, कई लोग सवाल ये भी उठाते नजर आ रहे हैं कि ये जो 25,000 नौकरियों का जो भर्ती है वो कही गई है कि की जाएगी, 1 महीने का समय रखा गया है, लेकिन कुछ लोग इसको भी नेगेटिव ले रहे हैं। उनका कहना है कि 1 महीने का समय जो रखा गया है, अब देखना होगा कि पार्टी कर पाती है या नहीं। हालांकि ये सवाल वाजिब है, लेकिन अभी से आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि ये बात अपोजिशन ने क्रिटिसाइज जरूर की है, पर एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसने अपना प्रॉमिस जरूर पूरा किया है। उनके लिए ये लोगों में काफी गुडविल आम आदमी पार्टी के लिए ऑलरेडी पैदा है लोगों के बीच में, और लोगों में और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई कि आम आदमी पार्टी के जो वादे किए थे वो पूरे होंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि पहली कैबिनेट में जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट होगी, तो पंजाब के युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा आएगा और बड़ा तोहफा आ चुका है। इसके अलावा हुई है, इस चीज पे स्पेसिफिकली हाईलाइट हुआ है कि 25 दिन के अंदर जो 25,000 नौकरियां बोली गई हैं उनकी नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट इश्यू हो जाए, ये इन्होंने बकायदा टारगेट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो बातें कही है वो पूरी तरह से पूरा करने के लिए हर एक कदम उठाया जा रहा है और किसी तरह का भी डिले नहीं करने की कोशिश की जा रही है, जितना हो सके फिजिबल। 1 महीने का टाइम इसलिए किया गया है, कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी चेक करनी होती है। कहीं आपने एरिया वाइज स्प्लिट करना था, एक कोटा के हिसाब से स्प्लिट होगा कि 10,000 नौकरियां हैं, इससे रिजर्व एसटी, इन सभी मापदंडों को चेक करना होगा, फाइनेंस अलॉट करने होते हैं, तो इन सब चीजें हैं। फिर बकायदा नोटिफिकेशन होती है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जाएंगी, उन सब का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन तरीके से हो जाए। कि ऐसा नहीं है कि भगवत मान सरकार चाहती है कि लोगों को नौकरियां मिले, पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये एक हवाई फायर बन के रह जाए, कि एक सिर्फ बयान बन के रह जाए। तो इसलिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जब ये नोटिफिकेशन हो तो उसके साथ ही भर्तियां भी शुरू हो जाए, एग्जाम्स हो जाए, जो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा हो जाए और उसके बाद भर्तियां भी शुरू हो जाए, ताकि लोगों को आम आदमी पार्टी की अपने दिए गए बयानों पे विश्वास और ज्यादा सॉलिड हो जाए। पहली अगर हम कहें कि कैबिनेट में नोटिफिकेशन के साथ, अगर 25,000 नौकरियों के ऐलान के साथ लोगों बीच में उम्मीदें जा चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा है वो पूरा कर रही है। और इस चीज की अगर हम कहेंगे कि जब एक बार इनमें सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ये और ज्यादा सरल हो जाएगा। और शायद यही चीज आम आदमी पार्टी चाहती है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द लागू कर सके। यही कारण है, आम आदमी पार्टी काम कर रही है। इसी वजह से केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी तो अभी तक अपने मुख्यमंत्री का भी चयन नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर अगर हम कहेंगे तकलीफ जरूर किया केजरीवाल ने, उन्होंने ये चीज की है कि जहाँ पे बीजेपी 4 स्टेट में सरकार बनाने के बाद वहां पे अपने मुख्यमंत्री नहीं लगा पाई है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, अपना मुख्यमंत्री चुन लिया, अपना कैबिनेट ने अपने कैबिनेट में मंत्रिमंडल भी चुन लिया और बाकायदा लोगों से काम करना शुरू कर दिए। कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आ चुके हैं। जो करप्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया वो एक बड़ा अचीवमेंट है। वही 25,000 नौकरी देने का वादा किया गया था, वो 25,000 नौकरियां दे दी गई, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। और चीज हाईलाइट किया गया कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की डिले नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी फुल, अगर हम कहें कि पहले दिन से ही काम के मोड में है, पहले दिन से ही अपने वादे पूरे करने में लगी हुई है, ताकि जो मैंडेट लोगों ने दिए, जो 90 से ज्यादा विधायक कि उनके विधानसभा में गए, तो उनमें जो लोगों ने विश्वास जताया उसको वो पूरा कर सके। ठीक है, ये काम लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी का अब ये देख सकते हैं कि वर्चस्व कहीं ना कहीं और बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल एक ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान ने सत्ता संभालते ही अगर 25,000 नौकरियों का जो ऐलान है वो किया है, तो ये कांग्रेस पर सबसे बड़ा सवाल है अमित, कि आखिर क्यों कांग्रेस के कार्यकाल में इन 25,000 नौकरियां क्यों नहीं निकाली गई है। ये जब अगर पद खाली थे तो इन पर भर्तियां क्यों नहीं निकाली गई, ये कांग्रेस से सीधा सवाल हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे कांग्रेस के पीरियड में, अगर हम कहें कि जब मुख्यमंत्री चली तो उनकी तरफ से 35,000 नौकरियों का ऐलान किया गया था,
पर वो 35,000 नौकरियां तक नहीं हो पाई एंड उनकी नोटिफिकेशन हो गई, सब कुछ हो गया, पर एट द एंड अगर बताएं कि उनमें नौकरियों में भर्ती नहीं हो पाई। तो एक बड़ी अगर हम कहें कि जो कोशिश थी कांग्रेस की नौकरियों को क्रिटिसाइज करके, माफ कीजिए, इन नौकरियों को प्रायोरिटाइज करके लोगों के बीच में लाया जाता है, पर वो चीज नहीं हो पाई और इसका सीधा असर पड़ा है उनको इलेक्शन के दौरान कि लोगों में गुस्सा था, सरकारी क्लासों में गुस्सा था। आपने कई वादे किए गए, नोटिफिकेशन की, पर वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचे और इस चीज का असर शायद आम आदमी पार्टी ऑलरेडी समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी ऑलरेडी देख चुकी है कांग्रेस ने वादे किए थे, वादे एंड में पूरे नहीं हुए, तो उसका उनके इलेक्शन से सीधा असर पड़ा है कि जो पार्टी पहली हर क्लियर कट मेजोरिटी में थी अब 18 सीटों से मटके रह गई उन्होंने हाईलाइट रखा है और इसी चीज का टारगेट बना के उन्होंने हर संभव कोशिश की कि अपने जो उन्होंने वादे पूरे किए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसे समय रहते सुलझा लिया जाए और जो प्रॉमिसेस है वो एट द ग्राउंड लेवल तक अगर हम कहें कि इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो अग्रसर है और इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने रविवार को प्रथम और द्वितीय चरण के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में सपा ने 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को जगह दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कुल 35 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से 33 अपने पास रखे हैं और सपा ने जिन 2 सीटों को आरएलडी को दिया है उसमें मेरठ, गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकरण और बुलंदशहर सीट शामिल है। इसमें सपा ने रामपुर बरेली से मशकूर अहमद, बदायूं से सिनोज कुमार शाक्य, मुरादाबाद बिजनौर से अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय मलिक, पीलीभीत शाजापुर से अमित कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा हरदोई से सपा ने रजीउद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सीतापुर से अरुणीश कुमार, लखनऊ उन्नाव से सुनील कुमार, खीरी से अनुराग वर्मा, रायबरेली से वीरेंद्र शंकर, सुल्तानपुर से शिल्पा प्रजापति और प्रतापगढ़ से विजय बहादुर को टिकट दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, फिलहाल एमएलसी चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने 2 चरणों के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ है और जिस तरह से प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन करके अगले 5 साल के लिए फिर सत्ता पर बिठा दिया है, वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव खत्म नहीं होते ही विधान परिषद के चुनाव सर पर आ गए हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 35 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर ये चुनाव लगभग 9 अप्रैल के आसपास से चिन्हित किए गए कि 9 अप्रैल को ये चुनाव होंगे। लेकिन देखने वाली बात ये आती है कि इसमें समाजवादी पार्टी किस स्तर पर पहुंचती है। देखिए इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तरह विधान परिषद चुनाव में आरएलडी के साथ गठबंधन किया है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि गठबंधन की टीम विधानसभा परिषद का चुनाव लड़ रही है, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में देखिए आरएलडी को भी उन्होंने जो 2 सीटें दी हैं जिस तरह से। लेकिन समाजवादी पार्टियों की अगर हम बात करते हैं और एमएलसी चुनाव की बात करते हैं तो पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रोल रहा और उन्हें सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर एमएलसी चुनाव में मिली थी। जबकि ये चीज हमेशा देखी जाती रही है कि जब भी चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव में जब निर्णय आ जाता है वो चाहे जिसकी पार्टी को बहुमत दिलाओ, लेकिन एमएलसी चुनाव भी लगभग उसी पार्टी के साथ सपोर्ट में जाता है। यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा मुस्कान, कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूं तो 35 सीटें हैं, 35 निर्वाचन क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर 36 एमएलसी चुने जाते हैं। क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र में वैसे तो 1 जिला आता है, लेकिन कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें 2 जिले आ जाते हैं। इसी तरह का एक निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें लगभग 3 जिले आते हैं, जो कि एटा, इसके अलावा मथुरा और उसके बाद कासगंज। ये जो है ये 3 जिलों का एक निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ से 2 एमएलसी चुने जाते हैं। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो तो 36 है, लेकिन जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 35 है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 36 एमएलसी चुने जाएंगे।
लेकिन जिस तरह बातें अगर हम करते हैं विधानसभा परिषद के चुनाव की, तो हमेशा देखा गया कि जो निर्णय आते हैं वो सत्ता पक्ष के ही आते हैं। अगर इसमें क्रॉस वोटिंग भी होती है तो क्रॉस वोटिंग का फायदा सीधे सीधे सत्ता पक्ष के लोगों को होती है, और हालांकि विपक्ष की जो दल होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ सीटें मिल जाती है। लेकिन इस बार प्रयास रहेगा समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, कि अगर उन्होंने सत्ता दल जो विधानसभा चुनाव है उसमें उन्होंने जो हार का मुंह देखा, उनका प्रयास है कि इस विधान परिषद के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा एमएलसी जिता करके प्रदेश के अंदर एक अच्छा विपक्ष तैयार कर सकते हैं। लेकिन अनुज, जिस तरीके से आपने कहा कि जो सत्ता में होता है उसी के समर्थन में, उसी की तरफ ये जो विधान परिषद के चुनाव है वो होते हैं। लेकिन अगर पिछली बार की बात करें तो बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को कुल 48 के करीब सीटें मिली है और बीजेपी को 36 के करीब सीटें जो है वो मिली थी विधान परिषद की। यानी कि पिछली बार जो आपने बताया वो समीकरण कुछ बदला था। क्या इस बार भी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी 48 सीटें अभी है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली बार की जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं समीकरण को बदलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार का चुनाव देखिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही थी कि इस बार के जो पिछली बार के एमएलसी चुनाव हुए थे तो ये लग रहा था उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है, बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में निकल के आएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी का उतना ज्यादा विशेष वर्चस्व नहीं दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा स्थान मिला। लेकिन इस बार के एमएलसी चुनाव में शायद वो समीकरण बदल सकते हैं। हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी उतने वोट मिल सकता है जितनी पिछली बार समाजवादी पार्टी को एमएलसी मिले थे। लेकिन एक चीज रही है कि देखिए एमएलसी का चुनाव एक आम आदमी का चुनाव नहीं होता, उस पर वोट एक आम आदमी वोट नहीं करता है जाकर के कि वो आम आदमी कोई आम नागरिक होगा वो जाकर के एमएलसी को वोट डाल देगा। एमएलसी के चुनाव में जो वोटिंग होती है वो कहीं ना कहीं विधायक करते हैं जाकर के, या कुछ ऐसे लोग नगर पालिका के सदस्य होते हैं या प्रधान होते हैं, इस तरह के लोग जो जाकर के एमएलसी को चुनाव करवाते हैं जाकर के। और पूरे जिले के अंदर अगर ये चुनाव होते हैं तो जिले में 1 या 2 ही पोलिंग बूथ होती है जहां पर ये वोटिंग पड़ते हैं। तो ये जो समीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले बार समीकरण तो अलग थे, लेकिन इस बार के समीकरण 2022 का चुनाव भी देखिए जिस तरह से हुआ। 2022 के चुनाव में किसी तरह का किस ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता था। 2022 का चुनाव एकदम अलग प्रकार का था, जहां एक तरफ ये बातें हो रही थी कि महंगाई और ना जाने इतने कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, और मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की फिर बन के आई है वो बनानी मुश्किल थी। लेकिन देश प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, चूंकि महंगाई से अलग हट करके उनका एक मुद्दा था सुरक्षा का और अनुशासन का और सुशासन का, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः चुना गया। अगर एमएलसी के चुनाव की बात करते हैं मुस्कान, तो एमएलसी का चुनाव भी इस बार के समीकरण को अलग दिखा सकता है, क्योंकि पिछली बार एक चीज लहर थी कि हो सकता है इस बार समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव जीत करके अपने सरकार बना सकती है। लेकिन विधानसभा जो सरकार बनी है वो भाजपा की बनी है, पिछली बार भी भाजपा की बनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टियों के एमएलसी ज्यादा थे। इस बार के समीकरण में कहीं ना कहीं ये माना भी जा सकता है कि हो सकता है कि पुनः वही चीज दोहराई जा सके, या ये चीजें बदल भी सकती है। तो हालांकि 9 अप्रैल को ही तय होगा। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो चीजें हैं, समाजवादी पार्टी ने भी एक तरफ से अपने पूरे प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी लगभग 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मुस्कान, ठीक है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो देखिए जैसे विधानसभा के चुनाव हुए वैसे ही विधान परिषद के चुनावों में आरएलडी के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी है, लेकिन विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी जो है उसने आरएलडी ने कोई खास यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपना नहीं कोई कह सकते हैं कि जो काम करना चाहिए था उन्हें वो नहीं किया और ना ही इतनी सीटें निकाल पाए, क्योंकि पश्चिमांचल में जाटलैंड जिसे कहा जाता है, जाटों के बहुत अच्छे नेता जयंत चौधरी को कहा जाता है, वहां से भी वो बेहतर सीटें नहीं निकाल पाए, मात्र 8 विधायक जो हैं वो उनके बने। अब ये गठबंधन क्या यहाँ पर कामयाब हो पाएगा, क्या इससे क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया तो जयंत चौधरी अहम चेहरा थे उस समय, और जयंत चौधरी और अखिलेश ने मिलकर के ना जाने कितनी रैलियां करी, और यहाँ तक कि जो बस सेवा थी लगातार वो बस में बैठ करके जिले जिले में भ्रमण करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए प्रदेश की जनता से मिलकर के प्रयास कर रहे थे कि इनकी सरकार बन जाए और ये गठबंधन कहीं ना कहीं एक नया प्रारूप लेकर के आए। तो देखिए गठबंधन की अगर हम बात करते हैं मुस्कान, तो गठबंधन की सरकार की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में भी गठबंधन किया। ठीक है अनुज, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जहां पर एमएलसी चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं और उसी को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज हमारे साथ मौजूद है। अनुज, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं बता रहा था मुस्कान की, जिस तरह से देखिए उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2016 में और 2017 में विधानसभा जो चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में गठबंधन की हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह से एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन करके अपनी सीटें कुछ दी हैं और उस सीटों में कहीं ना कहीं आरएलडी भी इस बार एमएलसी चुनाव में खड़ी होकर के अपने भाग्य आजमाइश करेगी। तो जिस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं, लोग क्या नाम है, आप ये कह सकती हैं कि ये जो आपस में गठबंधन हुआ था, तो गठबंधन तो 2017 में हुआ था। गठबंधन का क्या निष्कर्ष निकला था ये भी पूरी जनता को दिखा था। एक गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसका भी क्या निर्णय निकला वो भी जनता के बीच में सामने आ गया। तो ये जो चुनाव में गठबंधन की जो प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया को जिस तरह से जनता किस तरह से स्वीकार कर रही है और जनता किस तरह से इसको नहीं स्वीकार कर रही है, दोनों चीजें हम लोगों ने देखी। 2017 में जब चुनाव हुए तो देखा गया भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई और एमएलसी के चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिला था। 2022 का जो चुनाव था, तो 2022 के चुनाव में जो गठबंधन लेकर के जो एक चेहरा था जयंत चौधरी का, अखिलेश यादव के साथ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर के न जाने कितनी रैलियां करी और बस से यात्रा कर करके हर जिले में जाकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे और वहां की प्रदेश की जनता से मिलकर के एक प्रयास करते रहे कि इस बार 2022 में हम अपनी सरकार बना के ले जाएंगे। और जाटलैंड की अगर हम बात करते हैं, देखिए वहां पर जयंत चौधरी एक बड़ा चेहरा थे, नोट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी अपने उस चेहरे को और अपने चौधरी हरमोहन सिंह का भी जो चौधरी चरण सिंह जी का जो चेहरा था, चौधरी चरण सिंह जी के चेहरे को भी वो भुला नहीं पाए और सही से किसी तरह से वो जो एक किसानों के अंदर एक बात कही जा रही थी कि मौजूदा जो मुद्दे थे, किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, खफा है, गुस्सा है, तो वो चीजें उनको वो भुना नहीं पाए, जिसका खामियाजा सीधे सीधे अखिलेश सिंह को भुगतना पड़ा और अखिलेश सिंह वहां से जाटलैंड से उतनी अच्छी सीटें नहीं निकाल के ला पाए जितना उनको उम्मीद थी कि वो जयंत चौधरी के साथ मिलकर के जाटलैंड को तो कम से कम भुना सकते हैं और एक अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खींच करके अपने खेमे में डाल सकते हैं। तो अब अगर हम एमएलसी की बात करते हैं मुस्कान, तो एमएलसी के चुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने फिर से एक बार जयंत चौधरी पर भरोसा किया है, लेकिन उम्मीद ये नहीं जताई जा रही कि जो स्थितियां विधानसभा चुनाव में आरएलडी की थी, वही परिस्थितियां आरएलडी की इस बार एमएलसी चुनाव में भी हो सकती हैं। मुस्कान, ठीक है, बीजेपी की फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं एमएलसी चुनाव को लेकर? अमित जी देखिए मुस्कान, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की एक चीज बहुत फेमस रही, भारतीय जनता पार्टी की एक चीज बहुत प्रसिद्ध रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आखिरी मुद्दे पर कुछ ना कुछ एक बुकली खेलती है। हालांकि एमएलसी चुनाव है, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां नहीं बनने को मिलेंगी, लेकिन चूंकि जो अहम मुद्दा था बीजेपी के लिए वो था प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाना, वो था योगी सरकार को पुनः गद्दी पर बिठाना और पुनः 5 साल के लिए हमको सरकार बनाना। तो 2024 का जो 2022 का चुनाव था, वो 2022 के चुनाव में तो उन्होंने ये जंग जीत ली और प्रदेश में लगभग सरकार बन गई और 25 तारीख को उनका क्या नाम है, शपथ ग्रहण समारोह भी स्थित हो जाएगी। ऐसे में एमएलसी चुनाव जो हो रहा है, एमएलसी चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ खास विशेष रणनीतियां नहीं तैयार कर रही है, क्योंकि ये चीजें मैंने जैसे पहले आपको कहा कि केवल पिछले बार के चुनाव एमएलसी को चुनाव को देखते हुए बाकी सारे चुनाव को अगर देखेंगे तो सत्तारूढ़ पार्टी के ही जो एमएलसी होते हैं वो ही चुने जाते हैं और अगर क्रॉस वोटिंग भी होती है तो उसका क्रॉस वोटिंग का सीधा सीधा फायदा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। तो जिस पार्टी ने अगर सत्ता बना ली है तो उसको एमएलसी के चुनाव के लिए कोई खास विशेष रणनीतियां तैयार करनी नहीं पड़ती। उसी तरह कानपुर के उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी ने लगभग 30 प्रत्याशी को उतार दिया है। 300 प्रत्याशी बीजेपी के बहुत अच्छे प्रत्याशी के चेहरों पर हैं और बीजेपी में एक चीज और भी मानी जाती है कि देखिए जब भी अगर एमएलसी के चुनाव होते हैं तो ये चुनाव में आपको पहले ही बताया कि इस चुनाव में आम जनता वोट नहीं करती है। इस चुनाव में जो वोट करते हैं वो प्रधान वोट करते हैं। इस चुनाव में क्या नाम है, विधायक वोट करते हैं आकर के, जिला पंचायत सदस्य के लोग वोट आके करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें शुरू से एक बड़ी पैठ बनी रही है। हालांकि पिछली बार के समीकरण जरूर बिगड़ा है, लेकिन इस बार की जो हालात बता रहे हैं वो स्थितियां दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी के खेमे से पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर के आने की उम्मीद जताई जा सकती है। ठीक है, अगर देखिए दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, अगर बात करें दोनों के प्रत्याशियों की आमने सामने अगर उनको देखे तो किस तरीके के समीकरण हर सीट पर बन रहे हैं? देखिए मुस्कान, समीकरण की अगर बात करते हैं और प्रत्याशियों के आमने सामने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह के प्रत्याशी खड़े किए हैं वो प्रत्याशी, देखिए आप अगर रामपुर की बात कर लेते हैं या उस एरिया की बात करते हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ उन्होंने अभी भी उन्हीं लोगों पर भरोसा जताया है जो पिछली बार उनको सीट मिली थी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये बात स्पष्ट है
भारतीय जनता समाजवादी पार्टी जो है वो स्थानीय पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी और मुस्लिम जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर के इस पार्टी को हराने का हमेशा प्रयास करता रहा। लेकिन चूंकि एमएलसी का चुनाव है, यहाँ जनता चुनाव नहीं करती है, यहाँ विधायक चुनाव करते हैं, तो ये जो प्रत्याशियों का आमने सामना खड़ा है, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपना चिर परिचित जो परिचय है प्रत्याशी को चुनने का, वही प्रत्याशी उन्होंने मैदान पे खड़े किए हैं एमएलसी के चुनाव के लिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के प्रत्याशी खड़े करती है, साफ छवि के खड़े करती है, योग्य प्रत्याशी खड़े करती है, या अगर इन प्रत्याशियों के अंदर कोई दाग लगा है तो उस प्रत्याशी को सीधे सीधे उसे सीटें छीन लेती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं सीटों को, उन्हीं प्रत्याशी को एमएलसी पद के लिए खड़ा किया है जिन प्रत्याशी की छवि एकदम साफ सुथरी है। और प्रयास है कि इस बार समाजवादी पार्टी के खेमे से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें ज्यादा निकाल के ला सकती है। मुस्कान। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर के रुख कर रहे हैं। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने हिंदुत्व के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार करते हुए कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व अंगार है और बाकी सब भंगार है। हिंदुत्व के मुद्दे पर हमने तो भटके हैं और ना ही छोड़ेंगे, लेकिन जो लोग हमें जनाब सेना कह रहे हैं उन्हें हमारे इतिहास और उनके पिछले कर्मों को देखना चाहिए। उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने आतंकियों के साथ मिलकर आतंकियों के साथ हाथ मिलाया था और इस महाराष्ट्र के कोने कोने में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि असली जनाब सेना कौन है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निर्देश पर शिवसेना के सभी सांसद 22 मार्च से विदर्भ और मराठवाड़ा के दौरे पर जा रहे हैं। मैं नागपुर जा रहा हूं। बीजेपी की तरफ से हमारे खिलाफ फैलाई जा रही भ्रांतियों का हमें जवाब देना है। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का जिक्र करते हुए कहा कि वे कई बार कह चुके हैं कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ स्टैंड लेने वाले को हिंदू नहीं कहा जा सकता। फिर उनके नाम के आगे बीजेपी खान शब्द जोड़ेगी क्या? देखिए, शिवसेना प्रखर हिंदुत्ववादी है। शिवसेना हिंदुत्ववादी होने के बावजूद भी आपने शिवसेना के साथ धोखा किया है। क्यों किया? ये कौन सा हिंदुत्व है? शिवसेना को किसी से हिंदुत्व की सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा हिंदुत्ववादी थे, है और रहेंगे। चिंतन तो आपको करना पड़ेगा कि आप कितने हिंदुत्ववादी हैं। सिर्फ कश्मीर फाइल बनाकर कोई हिंदुत्ववादी नहीं बनता। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।